लूना 25 को चांद की ग्रेविटी ने अपनी तरफ खींच लिया है। अब रशिया का लूना 25 चांद के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इंडिया के चंद्रयान 3 को 25 दिन से भी ज्यादा का वक्त लगा, लेकिन लूना 25 ने 5 दिनों में इस सफर को तय कर लिया। आखिर ये पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, कैसे लूना 25 इतनी जल्दी चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको लूना 25 की चांद तक पहुंचने की सारी डिटेल बताऊंगा कि आखिर ये सब कैसे पॉसिबल हुआ। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। 11 अगस्त को रशिया ने सुबह 4:40 पर लूना 25 मिशन को लॉन्च किया। इसकी लॉन्चिंग सोयुज 2.1V रॉकेट से की गई थी। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि रशिया ने पूरे 47 सालों बाद दोबारा चांद पर अपना मिशन भेजा है। रशिया ने जिस रॉकेट से लूना 25 को लॉन्च किया है वह बहुत ही पावरफुल रॉकेट है। इस रॉकेट की लंबाई 86.3 मीटर है और इसका डायमीटर 10.3 मीटर है। अगर इसके वजन की बात की जाए तो ये 313 टन है। 4th स्टेज के इस रॉकेट ने लूना 25 लैंडर को जमीन के ऑर्बिट में छोड़ दिया था। इसके बाद ये स्पेसक्राफ्ट सीधा अपने सफर यानी चांद के हाईवे पर चला गया। इस सफर पर 5 दिन रहने के बाद आखिर ये चांद के ऑर्बिट में एंटर कर चुका है। यहाँ से ये 5 से 7 दिनों तक चांद को ऑर्बिट करने वाला है। इसके बाद ये 21 या फिर 23 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की कोशिश करेगा। यहाँ एक सवाल आता है, आखिर इस स्पेसक्राफ्ट ने किस तरह चांद के ऑर्बिट में एंट्री की? यहाँ साइंस के कौन से असूल काम करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं। जब भी कोई स्पेसक्राफ्ट चांद के ग्रेविटेशनल एरिया में दाखिल होता है तो उस प्रोसेस को लूनर ऑर्बिट इंसर्शन कहा जाता है। चांद की सतह से 40,000 किलोमीटर की दूरी तक चांद की ग्रेविटी शुरू होती है, यानी यहाँ तक चांद का ग्रेविटेशनल एरिया मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया में जो कोई भी चीज दाखिल होगी चांद उसे अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। अब यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये होता है कि इस पॉइंट पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर स्पीड थोड़ी सी भी तेज हो गई तो स्पेसक्राफ्ट चांद की दूसरी साइड पर जा सकता है या इससे भी आगे निकल सकता है। लेकिन अगर इसकी स्पीड कम हुई तो स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट को मिस कर सकता है। यहाँ ये बात जानना बहुत जरूरी है कि जब भी किसी स्पेसक्राफ्ट की टेस्टिंग की जाती है तो इसकी सारी टेस्टिंग जमीन पर ही की जाती है या फिर स्पेस में कम दूरी पर ले जाकर तमाम टेस्ट किए जाते हैं। अब ऐसे में किसी भी स्पेस एजेंसी के पास ये डेटा मौजूद नहीं होता कि जब भी स्पेसक्राफ्ट स्पेस में चांद के ऑर्बिट के पास पहुंचेगा तो उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा या फिर उस वक्त चांद की ग्रेविटी उस स्पेसक्राफ्ट पर किस तरह का इफेक्ट दिखाएगी। जब भी कोई स्पेस एजेंसी किसी स्पेसक्राफ्ट को चांद की सतह पर भेजने का प्लान करती है तो उन्हें कई तरह की कैलकुलेशन करना पड़ती है, जिसकी वजह से वो आसानी से बगैर किसी मुश्किल के चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो सके। क्योंकि अगर यहाँ पर स्पेसक्राफ्ट की स्पीड तेज हो गई तो वो चांद के ऑर्बिट को मिस कर देगा और अगर उसकी स्पीड जरूरत से ज्यादा कम हुई तो वो आहिस्ता आहिस्ता चांद की तरफ जाने लगेगा और लास्ट में चांद से टकराकर क्रैश हो जाएगा। यहाँ पर स्पीड के साथ साथ स्पेसक्राफ्ट की डायरेक्शन का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर उसकी डायरेक्शन गलत हुई तो वो भी चांद की सतह से टकराकर क्रैश हो जाएगा। जिसकी वजह से लूना 25 की पूरी टीम जो काफी देर से इस मिशन पर काम कर रही है वो स्पेसक्राफ्ट की हर चीज पर नजर रख रही है ताकि सही वक्त पर लूना 25 की स्पीड और डायरेक्शन को कंट्रोल किया जा सके और फिर वो चांद के ऑर्बिट में सही से एंटर हो जाए। इसमें रशिया के पुराने एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए हैं। बेशक रशिया ने काफी देर से मून मिशन ना किया हो, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि चांद पर अपना सबसे पहला स्पेसक्राफ्ट भेजने वाला मुल्क रशिया ही है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। रशिया ने 2 जनवरी 1959 में चांद पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट लैंड करवा लिया था, यानी कि अमेरिका के ह्यूमन मून मिशन से 10 साल पहले ही रशिया चांद पर लैंड कर चुका था। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि ये रशिया के लिए कोई नया मिशन है, लेकिन हाँ, इस बार ये मिशन कई मायनों में बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि रशिया एक बार फिर से स्पेस रेस में उतर आया है और ऐसा अमेरिका और चीन की वजह से हो रहा है। खैर, हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं और देखते हैं कि किस तरह स्पेसक्राफ्ट लूनर ऑर्बिट इंसर्शन करता है। एक खास पॉइंट पर आकर स्पेसक्राफ्ट को अपनी स्पीड कम करना होती है। इस फेज को रिटार्डिएशन फेज कहते हैं। इसके बाद लूना 25 5 से 7 दिनों तक चांद को ऑर्बिट करेगा और आखिरकार 21 अगस्त को चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। जब हम चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ग्रेविटी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं, हमारी कायनात में जिस भी ऑब्जेक्ट के पास कोई मास है तो उसके पास ग्रेविटी भी मौजूद होती है, यानी कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने लगता है। अब साइज में चांद हमारी जमीन से बहुत ज्यादा छोटा है, जिसकी वजह से इसका मास और ग्रेविटी
भी हमारी जमीन से कम है। हमारी जमीन की ग्रेविटी चांद के मुकाबले में 6 गुना ज्यादा है और जब हम जमीन पर खड़े होते हैं तो हमारे ऊपर उतनी ही ग्रेविटी लगती है जितना हमारा वजन होता है, जिसकी वजह से हम एक वजन रखते हैं। लेकिन जब हम चांद पर जाते हैं तो क्योंकि चांद पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा कम है, जिसकी वजह से चांद हमें बहुत कम पावर से अपनी तरफ खींचता है। यही वजह है कि चांद पर जाने के बाद साइंसदान का वजन भी बहुत कम हो जाता है। हमारी जमीन पर जितना हमारा वजन है, चांद पर जाने के बाद उसका 1.6 हो जाता है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। अगर हमारी जमीन पर किसी का वजन 84 किलोग्राम है तो चांद पर जाने के बाद उसका वजन 14 किलोग्राम रह जाएगा, यानी कि बगैर डाइटिंग के वहाँ उसका वजन कम हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, तो देखें, जब लूना 25 चांद की ग्रेविटेशनल फील्ड में दाखिल हो रहा था तब उस पर चांद की ग्रेविटी का क्या इफेक्ट हो रहा था, ये तमाम कैलकुलेशन रशिया के साइंसदानों ने पहले से ही की थी, क्योंकि यहाँ किसी भी गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। अब 21 या फिर 22 अगस्त को लूना 25 चांद की सतह पर लैंडिंग करेगा। इसका लैंडर चांद की सतह से 18 किलोमीटर की ऊंचाई से लैंड करना शुरू करेगा। तकरीबन 15 किलोमीटर की ऊंचाई कम करने के बाद 3 किलोमीटर की ऊंचाई से आहिस्ता आहिस्ता लैंड करना शुरू करेगा। 7 मीटर की ऊंचाई से इसके थ्रस्टर्स तेजी से ऑन होंगे ताकि इसकी स्पीड को कम किया जा सके। इसके बाद 20 मीटर की ऊंचाई से इसके इंजन स्लो स्पीड से चलने लगेंगे ताकि ये कामयाबी से लैंड कर सके। लूना 25 चांद के साउथ पोल पर मौजूद बोगोस्लाव स्काई क्रेटर के करीब लैंड करने वाला है। इसके पास लैंडिंग के लिए 30 बाय 15 किलोमीटर की रेंज मौजूद है। लूना 25 चांद की सतह पर 1 साल तक अपना काम करेगा। इसके लैंडर का वजन 1.8 टन है, जिसमें 31 किलोग्राम के साइंटिफिक आलात मौजूद हैं। इसमें एक ऐसा आलात भी मौजूद है जो चांद की सतह के 6 इंच तक खुदाई करके सैंपल्स इकट्ठे करेगा ताकि फ्रोजन वाटर को डिस्कवर किया जा सके। इस मिशन से इंडिया के साइंसदानों की नींदें हराम हो चुकी हैं, क्योंकि ये मिशन 21 या 22 अगस्त को चांद की सतह पर लैंड करेगा, जबकि इंडिया का स्पेसक्राफ्ट चांद की सतह पर 23 अगस्त को लैंड करने वाला है। यानी ये स्पेसक्राफ्ट इंडिया से पहले चांद पर लैंड करके चांद के मिशन को फेल करने वाला है, क्योंकि इंडिया का मिशन था कि वो सबसे पहले चांद की डार्क साइड पर लैंड करेगा। लेकिन अब चांद की डार्क साइड पर रशिया लैंड करने वाला है और ये स्पेसक्राफ्ट इंडिया के स्पेसक्राफ्ट से बहुत ज्यादा एडवांस है और ये 1 साल तक काम करेगा, जबकि इंडिया का स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 14 दिनों तक काम करेगा, जिससे ये लैंडर चांद पर पानी और इसके अलावा कई और चीजों को दरियाफ्त करके दुनिया को हिलाने वाला है, जिससे इंडिया बहुत ज्यादा परेशान है। आपको इसके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।